नमस्कार। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें पुराने कोवलेंट बॉन्ड, पुराने सहसंयोजक बंध टूटते हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड्स का निर्माण होता है तथा इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जब बॉन्ड टूटेंगे बनेंगे तो इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस मॉलिक्यूल के द्वारा रिएक्शन स्टार्ट होती है उसको हम बोलते हैं, जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट, तथा रिएक्शन के द्वारा जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। ठीक है। जब कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कई स्टेपों में बनता है, यानी कि क्रियाकारक से उत्पाद बनने में कई सारे पद भाग लेते हैं। तो इन सभी पदों का विस्तृत अध्ययन हम करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं ए डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन इज नॉन एज रिएक्शन मैकेनिज्म। अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न पदों का विस्तृत अध्ययन को ही हम अभिक्रिया की क्रियाविधि कहते हैं। अभिक्रिया की क्रियाविधि में न केवल प्रत्येक स्टेप में जो स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं, जो संरचना में परिवर्तन होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, बल्कि प्रत्येक स्टेप में होने वाले एनर्जी चेंजेज का भी हम अध्ययन करते हैं। समझ में आ गई बात कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में कितने स्टेप पार्टिसिपेट करिए, प्रत्येक स्टेप में क्या क्या संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, क्या क्या ऊर्जा में परिवर्तन हो रहे हैं, उन सभी का अध्ययन किया जाता है रिएक्शन मैकेनिज्म में। रिएक्शन अपन ने कहा कि जो स्टार्टिंग मॉलिक्यूल होता है जिसके द्वारा रिएक्शन स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट पहले इंटरमीडिएट में या ट्रांजिशन स्टेट के द्वारा बाद में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो एक रिएक्शन मैकेनिज्म में कौन कौन से स्टेप हो सकती है, वो कौन कौन सी है देखो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, जो सबसे पहले घटना घटती है वह होती है इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट। फिर बाद में जो होता है होती है बॉन्ड क्लीवेज। इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होने के बाद में बॉन्ड टूटता है, और बॉन्ड जब टूटता है तो बॉन्ड टूटने के बाद में इंटरमीडिएट्स का निर्माण होता है, और इंटरमीडिएट जब बन जाते हैं तो फिर बाद में कई प्रकार की रिएक्शंस हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन। इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन दो प्रकार से होता है, एक तो परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी, स्थायी और अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वह रिएजेंट की अनुपस्थिति में भी हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमेशा रिएजेंट की प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है। जो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है उसके एग्जांपल्स हैं रिजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये हम पुराने वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्परेरी में आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 ब्यूटीन की रिएक्शन अपन HBr से करवा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें जो एल्कीन है, ये 2 ब्यूटीन है अपना एल्कीन, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करती है। और HBr में देखो ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, तो ब्रोमीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं ब्रोमीन की तरफ, तो ब्रोमीन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये H+ जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और न्यूक्लियोफाइल में एल्कीन में पाई बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसको देगा, H+ को। तो यहाँ से जब पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बॉन्ड टूटेगा और HBr में भी बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जब H+ को देगा तो इस कार्बन के साथ, यहाँ देखो इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नया बॉन्ड का निर्माण हुआ, तथा यहाँ H और Br के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ था वो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है। इस पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चूँकि इस कार्बन के पास गई तो इस एक कार्बन के पास क्या जाता है, पॉजिटिव
चार्ज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो एरो होता है, ये एरो जिसको डबल हेडेड एरो बोलते हैं हम, उसके द्वारा ये दिखाता है कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट को दिखा रहा है। तो इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। और चूँकि इस HBr में इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों ब्रोमीन के पास गए, तो ब्रोमीन पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब जो अगली स्टेप होती है, इसमें ये ब्रोमीन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये एक किस पर टेकेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, और ये ब्रोमीन क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन अपनी इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ कार्बन और ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बना, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बना। तो यहाँ एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, साथ में यहाँ 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हुआ। तो किसी भी रिएक्शंस में कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं और नए कोवलेंट बॉन्ड का निर्माण होता है। ठीक है, अब जब रिएक्शन होती है तो उसको एरोज के द्वारा हम दिखाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म को एरोज के द्वारा शो करते हैं। तो कौन कौन से एरो होते हैं, देखो, एक होता है डबल हेडेड एरो, जिसको ये वाला डबल हेडेड एरो का मतलब होता है इस कोवलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। ये हेड दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जा रहा है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शोन बाय द कर्व एरो। डबल हेडेड एरो के द्वारा इलेक्ट्रॉन पेयर के मूवमेंट को दिखाया जाता है। कोवलेंट बॉन्ड जब एक सिंगल बॉन्ड होता है तो उसका मतलब होता है कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम देगा और एक इलेक्ट्रॉन बी एटम, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बन रहा है तो डबल बॉन्ड का मतलब ए और बी दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड का निर्माण करते हैं। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब ए और बी कोई भी एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है ए और बी 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 3 बॉन्ड का निर्माण करते हैं, जिसको ट्रिपल बॉन्ड अपन बोलते हैं। ठीक है, तो एक कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन में, तो अगर एक एरो के द्वारा दिखाया जाएगा इसमें, तो दोनों इलेक्ट्रॉन बी की तरफ गए, तो यहाँ पर आया बी पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। तो डबल हेडेड के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, जब बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आयनिक स्पीसीज अपन को प्राप्त होती है। अब चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, तो कार्बोकेटायन या कार्बेनाइन अपन को प्राप्त होगा। सेम ऐसे ही डबल बॉन्ड हो तो क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का ही मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड के बीच में रहेगा और एक बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे बी पर पॉजिटिव नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव। यह एरो किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ मूव करते हैं, उन दोनों एटम्स में किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है वो डिसाइड करता है। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उसी तरफ जाएंगे, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, दूसरे पे क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बात करते हैं हाफ हेडेड एरो, जिसको फिश हुक एरो भी कहते हैं, जो मछली पकड़ने का जो हुक आता है उसकी तरह इसकी शेप होती है। तो हाफ हेडेड एरो के द्वारा केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन को मूवमेंट को दिखाया जाता है। जिस प्रकार से ये देख सकते हैं हम, ए और बी बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, और हाफ हेडेड के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन बी की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन ए की तरफ मूव करेगा, तो दोनों पे क्या किया जाएंगे, और एक एक इलेक्ट्रॉन, और इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। यानी कि हाफ हेडेड एरो के द्वारा होमोलाइटिक क्लीवेज, जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो हम किसके द्वारा दिखाते हैं, हाफ हेडेड एरो के द्वारा। उसमें क्या बनते हैं, मुक्त मूलक फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और एरोज किस प्रकार से हम देखते हैं, कर्व एरो किस प्रकार से होता है मूवमेंट, इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट। अब बात करते हैं बॉन्ड क्लीवेज की, बंध विखंडन। बॉन्ड क्लीवेज 2 प्रकार से होता है, सिमेट्रिकल और होमोलाइटिक, और अनसिमेट्रिकल और हेटेरोलाइटिक। होमोलाइटिक यानी समान से विखंडन, समान का मतलब बंध का विखंडन समान रूप से हो रहा है। बंध के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड से जुड़े हुए दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। होमोलाइटिक समान रूप से विखंडन हुआ ना, और हेटेरोलाइटिक का मतलब था असमान रूप से विखंडन। असमान मतलब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की तरफ ट्रांसफर हो जाए, तो उसको बोलते हैं असमान रूप से विखंडन होना। अब बात करते हैं डेफिनेशन की। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, व्हेन ए कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए मैनर दैट
ईच एटम गेट्स वन इलेक्ट्रॉन, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। जब बंध का विखंडन इस प्रकार से हो कि प्रत्येक एटम एक एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करे तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज जैसे ये दे रखा है एग्जांपल, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा क्या प्राप्त होते हैं? फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। और अगर पाई बॉन्ड का होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो उसके द्वारा बाई रेडिकल स्पीसीज जनरेट होती है। आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉनों का समान रूप से विखंडन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन ए लेगा और एक इलेक्ट्रॉन बी लेगा, तो ए रेडिकल और बी रेडिकल अपन को प्राप्त हुए। जैसे Cl2 में सिंगल बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन की तरफ जाएगा, तो अपन को क्या प्राप्त होते हैं? क्लोरीन रेडिकल्स। इसी प्रकार ए डबल बॉन्ड बी है, यानी पाई बॉन्ड का अगर होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक ही बॉन्ड टूटेगा तो ए पे एक रेडिकल बी पे रेडिकल, और ए और बी दोनों एक कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसको बोलते हैं बाई रेडिकल स्पीसीज। ठीक है, अब होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज की कंडीशन क्या क्या हो सकती है? सबसे पहली कंडीशन कि होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, या गैसियस फेज होनी चाहिए, या हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो होना चाहिए थर्मल और फोटोकेमिकल कंडीशन। और तीसरी जो कंडीशन है वह रेडिकल इनिशिएटर होना चाहिए, जैसे प्रोक्साइड्स, जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो इनिशिएटर होते हैं उसकी ज़रूरत इसमें पड़ती है। अब बात करते हैं अपन अनसिमेट्रिकल या हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेटेरोलाइटिक का मतलब असमान रूप से विखंडन। इफ़ ए कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए मैनर दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर रिटेन्ड बाय वन ऑफ द एटम, देन इज दिस प्रोसेस कॉल्ड हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। अभी अपन ने कहा कि हेटेरोलाइटिक का मतलब असमान रूप से, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड का विखंडन इस प्रकार से हो कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम की तरफ जाएं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और चूँकि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही एटम के पास जाएंगे तो जिस एटम के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जहाँ से दूसरा जो एटम बचा उस पर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं, तो जिस पर नेगेटिव चार्ज आया, अगर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन एनाइन बोलेंगे, और कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बोकेटाइन। यानी कि हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के द्वारा आयनिक स्पीसीज अपन को प्राप्त होती है, केटाइन और एनाइन बोल सकते हैं। या ए और बी हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए अपन डबल एडेड एरो यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर बी की तरफ इलेक्ट्रॉन गए तो बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव, अगर ए की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ए पर नेगेटिव और बी पर पॉजिटिव। डबल बॉन्ड अगर पाई बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज करें तो बाईपोलर स्पीसीज अपन को प्राप्त होती है। अब कंडीशन की बात करते हैं, तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होता है, जबकि होमोलाइटिक के लिए कौन सा होना चाहिए? नॉन पोलर। सेकंड कंडीशन, इसमें लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कम तापमान की ज़रूरत होती है। ठीक है, फॉर हेटेरोलाइटिक के लिए नोट ध्यान रखना कि हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। समझ में आई चीज़? देखो यहाँ पर लो टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इसके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वह सॉल्यूशन एनर्जी के द्वारा कंपनसेट हो जाती है। यह बात होगी अपने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज की। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट्स 3 प्रकार से होते हैं जनरली, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल और फ्री रेडिकल्स। अब बात करें सबसे पहला न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक स्नेही, जैसे नाम से या स्पष्ट हो रहा है, नाभिक स्नेही, नाभिक को स्नेह करने वाला। और नाभिक पर हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज को स्नेह करने वाला। पॉजिटिव चार्ज को स्नेह कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वही तो पॉजिटिव को, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो हम कह सकते हैं कि रिएजेंट्स देट आर न्यूक्लियस लविंग, नाभिक स्नेही हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो और इलेक्ट्रॉन डोनर हो, उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जो नाभिक से प्यार करने वाले होते हैं, नाभिक से मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज से, तो उनको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करता है मॉलिक्यूल्स में जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कम
होगी। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहाँ पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल। ए न्यूक्लियोफाइल इज ए लुईस बेस दैट सीक्स ए पॉजिटिव सेंटर सच एज ए पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम। अभी डिस्कस के लिए अपन कि जहाँ पर पॉजिटिव सेंटर होगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, वहाँ पर अटैक करेगा। अब चूँकि पॉजिटिव चार्ज अपन कार्बन, अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या बोलेंगे अपन? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पर अटैक करे तो उसको हम बोलते हैं बेस। ध्यान रखना, बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है, क्योंकि बेस भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और न्यूक्लियोफाइल भी। तो बेस तो वो होता है तो वो होता है जो प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, प्रोटॉन से जाके जुड़े। और न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? जो प्रोटॉन के अलावा किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर से जुड़े तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। यहाँ देखो आप, ये एक न्यूक्लियोफाइल है जिस पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, और यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है, कीटोन कार्बोनिल ग्रुप है नहीं एक। अब यहाँ पर कार्बन पर वैसे अपन को कोई चार्ज दिख नहीं है, लेकिन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस कार्बन और ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन पर। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा ये कार्बोनिल कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बनाएगा, ये वाला। तो न्यूक्लियोफाइल ये हो गया, और ये इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आपस में रिएक्ट करते हैं, समझ में आ गई? किसी भी रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल किससे जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल से, और इलेक्ट्रोफाइल किससे जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल से। तो सेम है यार, यहाँ देखो आप, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ये न्यूक्लियोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड बना लेगा, कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच में बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो नेगेटिव चार्ज वाले और एक न्यूट्रल, दोनों प्रकार से हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H-, F-, Cl-, Br-, OH-, C2H5O-, SH-, R-, ये सब एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। इन सब पर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। अब बात करते हैं न्यूट्रल स्पीसीज़ कौन कौन सी है। न्यूट्रल स्पीसीज़ देखो, RH2O, ROH, ROR, RSH, RLI, RMGX, NaBH4, LiS4, ये सब क्या है? एल्कीन, एल्काइन। इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करने के लिए इनमें नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन इनके पास लोन पेयर है। देखो H2O में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। सेम ये पाई बॉन्ड, जैसे एल्कीन, एल्काइन, इनमें पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेंगे। अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि न्यूक्लियोफाइल से कौन से सब्स्टिट्यूएंट जुड़े जो कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी। कौन सा न्यूक्लियोफाइल कितनी जल्दी अटैक करता है, कितनी आसानी से अटैक करता है, तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक समझ में आई बात। अब न्यूक्लियोफाइल अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को। तो अगर उसके पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। समझ में आई। तो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन करेगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। तो वे ग्रुप न्यूक्लियोफाइल से वे ग्रुप जुड़ जाएं जो कि उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके ऊपर बढ़ा दें। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जुड़ जाए तो न्यूक्लियोफाइल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और न्यूक्लियोफाइल पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब एग्जांपल से यहाँ पर जैसे C2H5O-, OH- और CH3CO-। इन तीनों में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहाँ देखो सबसे पहले C2H5O-, यहाँ पर तीनों पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पर जो एथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसका प्लस आई के कारण इस पर ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी। और यहाँ देखो CH3CO-, CH3CO- में इस ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बोनिल ग्रुप CH3CO ग्रुप, CH3CO ये ग्रुप, ये ग्रुप चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर, तो ये कार्बन आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर आ गया कार्बन, तो ये कार्बन से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। ये जो एस्टाइल ग्रुप है ना CH3CO ग्रुप,
तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर को देने के लिए कम अवेलेबल रहेंगे, जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। अब दूसरा एग्जांपल CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस में से किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होगी, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने कहा कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे या जो जितनी तीव्रता से डोनेट कर दे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर देखो कार्बन पर, नाइट्रोजन पर, ऑक्सीजन पर, फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉनों को उतनी मजबूती से पकड़े रखेगा। तो जब नेगेटिव चार्ज उस पर इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से पकड़े रहेगा वो, तो डोनेट नहीं कर पाएगा वो। जैसे फ्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पर तीव्र यानी मजबूती से जुड़े रहेंगे, जो आसानी से दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। जबकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे कम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को आसानी से डोनेट कर सकता है। इसीलिए CH3 की इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा, फिर NH2 की, फिर OH माइनस की और सबसे कम F माइनस की, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाम से स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉनों को स्नेह करने वाला। तो इलेक्ट्रॉनों को कौन स्नेह करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन, तो रिएजेंट्स विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक्स एट द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इन द मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे, मॉलिक्यूल में, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं। ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल, सभी लुईस एसिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज भी हो सकते हैं और न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज कौन कौन से हो सकते हैं, देखो H प्लस, X प्लस, X प्लस का मतलब Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, यहाँ पर I माइनस कर रखा है, आप सही कर लेना, Cl प्लस, Br प्लस, I प्लस, और R प्लस कोई अल्काइल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, R2Cl, CH प्लस, R3C प्लस, ऐसे जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज हैं वह सब क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो उनको इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होगी, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेंगे। अब आती है न्यूट्रल स्पीसीज। न्यूट्रल स्पीसीज में आप यहाँ पर कहा लुईस, जितने भी लुईस एसिड्स हैं वह सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। क्योंकि जैसे BeCl2, BF3, AlCl3, FeCl3, इनके पास या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो इनको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एजेंट इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये कार्य करते हैं लुईस एसिड्स। अब सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, जिस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन से सब्स्टिट्यूट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कौन इंक्रीज करेंगे, जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच के उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। समझ आई चीज़। अगर इलेक्ट्रोफाइल से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ जाए, इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप जुड़ जाए, तो उस इलेक्ट्रोफाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो उतनी ही तीव्रता से, उतनी ही आसानी से वह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ अटैक करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। यह एग्जाम्पल देखा, फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 प्लस, CH3, CH2 प्लस, CH3 होल ट्वाइस, CH प्लस, CH3 होल ट्वाइस, ClC प्लस, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बन कैटायन और सिंपल कार्बन कैटायन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होने के कारण इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी, और जब पॉजिटिव चार्ज में कमी आएगी तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप्स इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरा एग्जांपल CH2 प्लस NO2, ये और CH3 प्लस, यहाँ पर एक में मेथिल कैटायन CH3 प्लस है और CH2 प्लस से क्या जुड़ गया है, NO2, जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो NO2 इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इस कार्बन पर ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा उतनी आसानी से वह इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर की तरफ अटैक करेगा। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने देखा ये इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बॉन्ड क्लीवेज। आगे हम पढ़ेंगे टाइप